हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। तो इस सेशन में हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ये आपका 40वां रिवीजन सेशन है। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे सिलेबस डिस्क्राइब कर देती हूँ कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आपके मॉड्यूल ए में 5 चैप्टर है, यहाँ पे बी में भी 5 चैप्टर है, सी में टोटल 4 चैप्टर है, डी में अगेन 5 चैप्टर है और ई सबसे बड़ा मॉड्यूल है और इसमें आपके टोटल 6 चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये 3 बुक्स के नेम है, बहुत ज़्यादा बुक्स के नेम आपके में है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 3 बुक्स के नेम है। लीडिंग चेंज जॉन कोटर ने लिखी है, द हार्ट ऑफ चेंज जॉन कोटर ने लिखी है। एक और बुक है यहाँ पर, ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज। ठीक है, वो यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज वो लिखी है डगलस मैकग्रॉगर ने। ठीक है, इसके अलावा जो एक और है क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर एक बुक है, प्लानिंग फॉर द इनएविटेबल, ये स्टीवन फिंक ने लिखी है। तो यहाँ पे टोटल इतनी बुक्स आपके में है। इसके बाद आती है थ्योरीज के नेम। वैसे तो मोटिवेशन थ्योरीज भी है बट वो यहाँ पे ज्यादा मैंने लिखी नहीं है। 7 स्टेप मॉडल है जो जॉन कॉटर ने दिया है, अभी हम लोग रिवाइज करेंगे। अनफ्रीजिंग मूविंग रीफ्रीजिंग है जो कर्ट लुईन ने दिया है। बैलेंस स्कोर कार्ड, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, ये रॉबर्ट एंड कैप्लिन ने दिया है। एमबीओ जो है ये अभी एबीएम में पेपर में आया था, पीटर एफ ड्रिकर ने दिया है। फोर्स फील्ड एनालिसिस कर्ट लुईन ने दिया है। जोहारी विंडो जो है वो जोसेफ लुंगटम और हैरिंगटन इंगम ने दी है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी डैकियो रियान ने दिया है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई डगलस मैकग्रॉगर ने दिया है। थॉमसन किलमैन टीकेआई। ठीक है, फिर आता है हॉट स्टॉप थ्योरी, ये भी डगलस मैकग्रॉगर ने दिया है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट का एक मॉडल है जो शुकेन वॉलर्ड ने दिया है। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट की जो 3 मॉडल हैं, फिंक का, मित्रोफ का और बर्नेट का, वो भी मैं आपको भी रिवाइज कराऊंगी। साथ ही साथ बिजनेस एथिक्स की जो मेन 3 थ्योरी है वो भी अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मॉड्यूल ए से। पहला वर्ड है यहाँ पर आपका मून लाइटिंग। देखिए, मून लाइटिंग का मतलब होता है जब भी कोई भी एम्प्लॉय जब भी कोई भी एम्प्लॉय कहीं और जॉब करता है अपने वर्किंग आवर्स के अलावा, आपके एक प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट के अलावा अगर आप कहीं और भी जॉब करते हो उसको बोलते हैं मून लाइटिंग। सोशल ऑफिंग या रिंगलमैन इफेक्ट, इसका मतलब होता है कि नॉर्मली जब भी हम किसी ग्रुप में काम करते हैं तो हम लेस एफर्ट लगाते हैं, लेस एफर्ट, इसको सोशल ऑफिंग बोलते हैं। क्योंकि दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता जब आप एक ग्रुप में होते हो कौन कितना, अगर आप थोड़ा कम भी एफर्ट लगाते हो तो पता नहीं चलता, राइट। इसको हम कई बार रिंगलमैन या सोशल ऑफिंग बोलते हैं। ग्रुप नॉर्म का मतलब होता है रूल रेगुलेशन, जो ग्रुप के रूल रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, स्पोकन या अनस्पोकन रूल, दैट इज द ग्रुप नॉर्म्स। ठीक है, ऑलवेज हमेशा रिटर्न नहीं होते बट अंडरस्टैंड करने वाले होते हैं। ग्रुप डायनेमिक का मतलब होता है द सोशल प्रोसेस बाय विच पीपल इंटरेक्ट एंड बिहेव इन अ ग्रुप एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ग्रुप डायनेमिक। ठीक है, कि एक एनवायरनमेंट में जो एम्प्लॉइज होते हैं ग्रुप में वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और बिहेव करते हैं। फिर आता है ग्रुप कोहेसिवनेस। इसका मतलब होता है कि जो ग्रुप मेंबर होते हैं दे आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू द ग्रुप एंड इट्स स्कूल, राइट। वो एक ग्रुप में एक दूसरे के साथ कितना अटैच होते हैं। ह्यूमन कैपिटल, ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, एबीएम में आया था। ठीक है, बट आपके एचआर इलेक्टिव में भी है। एग्रेरियन इरा में जो मेन प्राइमरी सोर्स है, ठीक है, वो क्या होता है। इंडस्ट्रियल इरा में क्या होता है, नॉलेज इरा में क्या होता है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर आया था। तो नॉलेज इरा में जो प्राइमरी सोर्स होता है वो होता है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, और इंडस्ट्रियल इरा में इंडस्ट्रीज, मशीनरी वगैरह। तो ये क्वेश्चन आया था कि नॉलेज इरा का प्राइमरी सोर्स क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एबीएम में आया था। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का क्या मतलब होता है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हायरार्की, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, ये इस बारे में होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताता है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा विद इन दी एंटिटी। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वहां पे रूल रेगुलेशन जो है वो डिफाइंड होता है, जबकि इनफॉर्मल में कभी भी रूल रेगुलेशन वगैरह डिफाइंड नहीं होते। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन दी सोशल रिलेशनशिप। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है जहां पर हम रिपोर्ट करते हैं मल्टीपल लीडर को। इट इज लाइक अ खिचड़ी जहां पर बहुत मल्टीपल स्ट्रक्चर आते हैं, लाइन भी है, स्टाफ भी है, फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है। और एक यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड का कंप्लीटली वायलेशन होता है। यूनिटी ऑफ कमांड में हम क्या करते हैं, हम एक ही बॉस को रिपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर वो कंप्लीटली वायलेट होता है। वायलेट मतलब क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीपल रीडर को रिपोर्ट करते हो, आप एक को कर ही नहीं सकते। ग्रुप डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस होती हैं, FSNPA, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। ठीक है, फॉर्मिंग का मतलब होता है जब हम ग्रुप को फॉर्म करते हैं, स्टॉर्मिंग मतलब जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, नॉर्मिंग मतलब जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, फिर परफॉर्म करते हैं, देन फाइनली ग्रुप एडजर्न हो जाता है। ग्रुप टाइप में ये 4 टाइप है, कमांड, टास्क, फंक्शनल, रेफरेंस एंड इंटरेस्ट। कमांड ग्रुप होता है जैसे कॉलेज में एक एचओडी है और उनके अंडर में काफी सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, फैकल्टी मेंबर। ठीक है, कमांड मतलब एक सुपीरियर होता है, बाकी सबऑर्डिनेट होते हैं। टास्क जो होता है, टास्क ग्रुप, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके बनाया जाता है। फंक्शनल ग्रुप होता है बेस्ड ऑन दी फंक्शन। रेफरेंस ग्रुप होता है जिसका हम पार्ट बनना चाहते हैं, जिसकी हमें आइडियोलॉजी अच्छी लगती है, राइट, जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन। इंटरेस्ट ग्रुप होता है कॉमन हॉबी, कॉमन कुछ भी कॉमन हो सकता है, क्रिकेट, ठीक है, इस तरीके से कोई भी कॉमन हॉबी। ग्रुप इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आपस में जो टीम मेंबर है ग्रुप में उनकी आपस में क्या ट्यूनिंग है, कितनी बनती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का क्या मतलब होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ये भी बहुत डिटेलिंग में भी आएगा। इसमें नॉर्मली जो लीडर होता है वो अपने फॉलोअर को
ठीक है, अपने फॉलोअर को एक विजन दिखाता है और एक पॉजिटिव चेंज दिखाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे 4 आईज है, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, आइडियलाइज, इन्फ्लुएंस एंड इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन। ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगी बहुत डिटेलिंग में। 4 आई का मतलब लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुका है। बेंचमार्किंग का क्या मतलब होता है? ये वो प्रैक्टिस है जहां पर हम अपनी एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेसेस को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जीरोक्स कंपनी है जिसने फर्स्ट टाइम बेंचमार्किंग को इंट्रोड्यूस किया था। फिर आता है बीपीआर। बीपीआर का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज टू रेडिकली इंप्रूव देयर बिजनेस प्रोसेस, रिड्यूस दी कॉस्ट। बीपीआर का मतलब होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो भी मेथोडोलॉजी है, जो भी प्रोसेस है, उसको कंटिन्यूएशन में इंप्रूव करते रहना, दैट इज बीपीआर। फिर आता है काइजन। ठीक है, इसमें 5 एस आते हैं, जापान का जापानीज टर्म है और इसमें आपके 5 एस आते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। क्या क्या है 5 एस? सीरी, सीटोन, सीसो, सिकित्सु एंड शिटशुक। ठीक है, सबसे पहले चीजों की सॉर्टिंग करना, उनको एक क्रम में लगाना, शाइन करना, ब्राइट करना, एक स्टैंडर्ड करना प्रोसेस को, और डिसिप्लिन मेंटेन करना। राइट, तो ये आपको याद होने चाहिए पांचों 5 एस। 6 सिग्मा जो है, 6 सिग्मा लास्ट टू लास्ट ईयर एक केस स्टडी आई थी। यहाँ से केस स्टडी थी आपकी डब्बे वाला, मुंबई डब्बे वाला के ऊपर एक केस स्टडी आई थी। ठीक है, जो आपकी बुक में भी दी हुई है। तो यहाँ पर मोटरोला ने, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि फर्स्ट इसको किसने यूज किया था? मोटरोला ने इसको फर्स्ट यूज किया था। ये बेसिकली सेट ऑफ मेथोडोलॉजी है या टूल्स है टू इंप्रूव द बिजनेस प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग डिफेक्ट एंड एरर, मिनिमाइजिंग द वेरिएशन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? 6 सिग्मा में 0 डिफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डीमैक का मतलब होता है डिफाइन द अपॉर्चुनिटी, मेजर द परफॉर्मेंस, एनालाइज, इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल द परफॉर्मेंस। ठीक है, सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीमैक। कई बार आ जाता है एग्जाम में। कर्ट लोइन ने अपना मॉडल दिया है अनफ्रीज, मूविंग एंड रीफ्रीजिंग। ठीक है, इसमें इन्होंने 3 स्टेप बताए हैं। सबसे पहले आप पुरानी चीजों को हटाते हो, अनफ्रीज करते हो, ठीक है, एंड क्रिएट करते हो द नीड फॉर चेंज, ये सारी चीजें। फिर आप एक्चुअली में चेंज करते हो, मूव करते हो। ठीक है, सो दैट इज कम्युनिकेट, एम्पावर, एक्शन, ये सब। उसके बाद आता है रीफ्रीज। रीफ्रीज मतलब जो भी नई चीजें होती हैं उनको आप रीइंफोर्स करते हो। ठीक है, रीफ्रीज करते हो वापस सिस्टम में। सो दैट इज 3 स्टेप प्रोसेस। फिर आता है जॉन कोटर का 8 स्टेप। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि वाई वी रिक्वायर्ड चेंज। उसके बाद हम एक पावरफुल टीम बनाते हैं। फिर हम एक विजन क्रिएट करते हैं, राइट। उस विजन को हम कम्युनिकेट करते हैं अपने टीम मेंबर के साथ। फिर हम एक्शन लेते हैं एंड वी क्रिएट दी क्विक विन। छोटी छोटी हम जो जीत होती है, माइलस्टोन जब हम अचीव करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। देन बिल्ड ऑन चेंज एंड फाइनली हम उसको मेक इट दी पार्ट ऑफ द कल्चर, रीइंफोर्स करके रखते हैं। सो दीज आर दी 8 स्टेप मॉडल। लास्ट ईयर केस स्टडी यहाँ से आ चुकी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स। एक्सप्लिसिट और टैकेट नॉलेज में क्या फर्क है? एक्सप्लिसिट नॉलेज जो होता है वो हमेशा फॉर्मल होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है, जैसे सर्कुलर पॉलिसीज। टैकेट नॉलेज जो होती है वो आप ऑब्जर्व करके सीखते हो, देख के लोगों को। ठीक है, डिकार का फुल फॉर्म लगभग हर बार आता है। ठीक है, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्शन एंड रिजल्ट। आपको पूरे डेटा में से पहले इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन में से नॉलेज, नॉलेज में से एक्शन और एक्शन में से फिर आपको रिजल्ट। हर एक डेटा इंफॉर्मेशन नहीं होता, यू हैव टू टेक आउट दैट। ठीक है, कॉर्ड इफेक्ट का मतलब होता है द वेरिएशन ओवर द टाइम इन वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, among group of the individual defined by some shared experience such as year or decade of birth, year of specific exposure। तो cohort का मतलब होता है कि नॉर्मली जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कोई एक शेयर्ड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मे बी एक जगह को बिलोंग करते हैं, एक ईयर ऑफ बर्थ जो है वो एक है। ठीक है, दैट इज अ कोहॉर्ट इफेक्ट। फिर आती है लीडरशिप स्टाइल। ये 6 लीडरशिप स्टाइल है, कोअर्सिव, ऑथोरिटेटिव, एफिलिएटिव, डेमोक्रेटिक, पेस सेटिंग एंड कोचिंग। ठीक है, कोअर्सिव में देखिए हम क्या करते हैं, कोअर्सिव लीडरशिप जो होती है इसमें ज्यादातर लीडर जो होता है वो थ्रेटनिंग का यूज करता है, डरा धमका के लोगों से काम कराता है। इसमें इनपुट भी लिए जाते हैं। एफिलिएटिव में एक फ्रेंड की तरह काम करता है, लाइक। ठीक है, डेमोक्रेटिक में पार्टिसिपेशन भी बोलते हैं इसको हम, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, जिसमें कि क्या होता है कि ज्यादातर डेमोक्रेटिक में या पार्टिसिपेटिव में लीडर अपना इनपुट भी लेता है। ठीक है, अपने जूनियर्स का। पेस सेटिंग में क्या होता है, यहाँ पर लीडर एक खुद अपना एक पेस सेट कर देता है। पेस मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है, राइट। तो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बाकी के जो उसके सबऑर्डिनेट है वो उसको फॉलो करते हैं। वही एक इतना पेस सेट कर देता है कि बाकी को उसके ऊपर ही काम करना पड़ता है। पेस सेटिंग। कोचिंग होती है जिसमें हम फॉर्मल ट्रेनिंग देते हैं अपने एम्प्लॉइज को। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे ब्लैक एंड माउंटेन की लीडरशिप स्टाइल। ब्लैक एंड माउंटेन ने ये दिया। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आया था, हर बार आता है। इसमें उन्होंने 4 एरियाज बताए हैं, 1191। ठीक है, दिस इज 99 और 19। 11 है जहां पर हम प्रोडक्शन को भी इंपॉर्टेंस नहीं देते और लोगों को भी नहीं देते, मतलब काम को भी नहीं देते और लोगों को भी नहीं देते। इम्पावरिश इसको हम बोलते हैं। कंट्री क्लब में हम लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं बट प्रोडक्शन को नहीं देते। और 9-1 में हम टास्क को इंपॉर्टेंस देते हैं, लोगों को नहीं देते हैं। ये मतलब ये लीडरशिप स्टाइल है। ये एक ऐसा लीडर है जिसे कोई मतलब नहीं है कि उसके एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसको बस ये मतलब है कि टास्क कंप्लीट होना चाहिए, उसकी फैमिली में क्या हो रहा है डजंट मैटर। 9-9 क्या होता है, ये वो लीडर होते हैं जो एम्प्लॉय का भी ध्यान रखते हैं और काम का भी ध्यान रखते हैं। तो ये टोटल आपकी 5 लीडरशिप स्टाइल है और ये मिडिल ऑफ द रूट, बीच में कहीं।
ठीक है। देन हर्सी एंड ब्लैंचेट ने यहाँ पर हमें दिया लीडरशिप स्टाइल S1, S2, S3 एंड S4, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली देखिए S1 में क्या होता है, पहले हम देखते हैं S1, ठीक है, एक सेकंड, सबसे पहले देखते हैं S1 टेलिंग वाली स्टाइल, राइट, टेलिंग, यस, ये यहाँ पर है हाई टास्क और लो रिलेशनशिप, मतलब आप काम को महत्व ज्यादा देते हो, रिलेशनशिप को आप कम देते हो। तो यहाँ पे लीडर जो होता है वो डायरेक्शन देता है, सुपरवाइज करता है क्लोजली, और ये ज्यादातर लो मैच्योरिटी फॉलोअर के ज्यादा काम आती है, मेनली फ्रेशर के लिए होती है ये, ठीक है। सेकेंड स्टाइल जो है यहाँ पर आपकी वो है सेलिंग, ठीक है। सेलिंग में क्या होता है, हाई टास्क और हाई रिलेशनशिप। यहाँ पर क्या होता है, लीडर अटेम्प्ट टू सेल देयर आइडियाज टू द ग्रुप बाय एक्सप्लेनिंग टास्क डायरेक्शन इन अ परस्यूसिव मैनर। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर लीडर एम्प्लॉय के साथ थोड़ा एक रिलेशनशिप बनाने की भी कोशिश करता है और डायरेक्शन भी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही मॉडरेट तरीके से यूज होते हैं। लाइक द प्रीवियस स्टाइल, फॉलोअर हैव द एबिलिटी बट विलिंगनेस टू डू दी जॉब। नॉर्मली एबिलिटी तो है जैसे, और बट अनविलिंगनेस है, एक्सपीरियंस तो बहुत हो चुका है, काम उन्हें आता है बट काम करना नहीं चाहते, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पे उनको ध्यान देना पड़ता है। थर्ड है यहाँ पर पार्टिसिपेटिव, S3। पार्टिसिपेटिव में क्या हो रहा है, लो टास्क और हाई रिलेशनशिप, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनको हमें कमांड नहीं देनी पड़ती, इन्हें काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजर कैन यूज दिस स्टाइल विद द मॉडरेट फॉलोअर हु आर एक्सपीरियंस तो बहुत है बट लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस है, मतलब काम ये करना चाहते हैं, विलिंगनेस भी है, काम भी करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस भी है, बट इन्हें ये नहीं पता कि करना कैसे है। तो थोड़ा सा इनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, इन्हें काम सिखाने की जरूरत नहीं है, 20 साल का 25 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है। डेलीगेट में क्या होता है, यहाँ पे लो टास्क और लो रिलेशनशिप, ये बहुत हाई मैच्योरिटी फॉलोअर के लिए, इनको काम करने की भी विलिंगनेस है और काम करना आता भी है, ठीक है। बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, 20-25 साल एक्सपीरियंस हो चुका है, तो यहाँ पर लीडर एक तरीके से ना के बराबर होता है, ठीक है। सो दीज आर दी 4 स्टाइल ऑफ दी लीडरशिप। डेलीगेटिव आपको समझ में आ जाएगा, डेलीगेटिव में लो टास्क लो रिलेशनशिप, ठीक है। लीडर क्योंकि होता ही नहीं है, जीरो लीडरशिप। पार्टिसिपेटिव में लीडर का काम है रिलेशनशिप ज्यादा मेंटेन करना और टास्क थोड़ा लो रखना, क्योंकि इन्हें काम आता है बट काम करने की इच्छा खत्म हो चुकी है। सेलिंग में क्या होता है, हाई टास्क हाई रिलेशनशिप, ये नॉर्मली काम आता है कि लोगों में एबिलिटी है बट काम करने की इच्छा नहीं। और थर्ड लास्ट वाला हाई टास्क लो रिलेशन, ये ज्यादा फ्रेशर के लिए यूज होता है, लास्ट वाला, ठीक है, कि इन लोगों के साथ मैच्योरिटी नहीं है इन लोगों के पास, क्योंकि इन्हें काम अभी आता ही नहीं है, राइट। फिर आता है यहाँ पर यस ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में, ये 4 आई है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर वो होते हैं जो कि इनोवेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, कंपनी के विजन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे आपके ये 4 आई आते हैं, आइडियलाइज इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, इंडिविजुअल कंसिडरेशन, इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन। आइडियलाइज इन्फ्लुएंस में क्या आता है, वॉक द टॉक, ठीक है, मतलब लीडर जो होता है एक रोल मॉडल की तरह होता है, आइडियलाइज जिसकी हम पूजा करते हैं कि हाँ ये जो करेगा वही हम करेंगे। इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, यहाँ पर लीडर ऐसा होना चाहिए जो अपने फॉलोअर को इंस्पायर करे, राइट, ये 4 आई है। थर्ड है इंडिविजुअल कंसिडरेशन, पीपल ड्रिवन, नॉर्मली उसको समझना चाहिए कि लोगों की नीड क्या है, एम्प्लॉइज की नीड क्या है। और इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन, तो यहाँ पे इनोवेटिव कल्चर होना चाहिए, राइट, चैलेंजेस फॉलोअर टू बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, राइट। इसके बाद आता है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग जो होती है यहाँ पर, बेंचमार्किंग इज रिलेटेड टू दी स्टैंडर्ड प्रोसेस, जिसको बाकी के लोग भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे 4 टाइप की होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल, परफॉर्मेंस एंड प्रैक्टिस, राइट। ये ISO है, बहुत डिटेलिंग में आगे नहीं पढ़ना बट आपको पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में भी ISO और चैप्टर नंबर 23 या 24 में भी है। तो 9001 क्वेश्चन आ चुका है। सेट आउट द रिक्वायरमेंट फॉर QMS, शॉर्ट में याद रखना QMS है। 9000 ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और नॉलेज लैंग्वेज के बारे में है। 9004 फोकस करता है यहाँ पे टू मेक अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, मोर एफिशिएंट। और 19001 ये फोकस करता है गाइडेंस ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे आता है 6 सिग्मा। 6 सिग्मा जो होता है ये भी एक जापानीज वर्ड है। इसमें नॉर्मली ये कोशिश की जाती है कि जो एक जीरो डिफेक्ट टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मोटरोला ने इसको यूज किया था इन इट्स फर्स्ट ब्लैक बेल्ट 6 सिग्मा प्रोसेस में, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे 6 सिग्मा में DMAC का फुल फॉर्म कई बार आता है, डिफाइन अपॉर्चुनिटी, मेजर परफॉर्मेंस, एनालाइज अपॉर्चुनिटी, इंप्रूव परफॉर्मेंस, कंट्रोल परफॉर्मेंस एंड ट्रांसफर दी बेस्ट प्रैक्टिस। फिर आता है व्हाट इज अ पर्सन जॉब फिट। पर्सन जॉब फिट का मतलब होता है सही पर्सन को सही जगह पे फिट करना, ठीक है। ये किसी भी जॉब के लिए बहुत जरूरी होता है। जब तक आप सही पर्सन को सही जगह पे फिट नहीं करते तब तक वो पर्सन काम नहीं कर सकता, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर आपका सोशल एक्सचेंज थ्योरी है, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। सोशल एक्सचेंज थ्योरी ये कहती है कि हम जब एक सोशल हमारा जो बिहेवियर होता है ना उसमें हम एक दूसरे के फायदे के लिए काम करते हैं, मतलब कुछ फायदा आप मुझे दो, कुछ फायदा मैं आपको दूं, इस तरीके से म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। दैट इज अ सोशल एक्सचेंज थ्योरी। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी जो होती है, दिस इज द पोर्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स सेल्फ कॉन्सेप्ट ड्राइव फ्रॉम द परसीव्ड मेंबरशिप इन अ रिलेवेंट सोशल ग्रुप। ये आपको ये बताती है कि इंडिविजुअल का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो वहां से निकल के आता है जिस ग्रुप को वो बिलोंग करता है, ठीक है। आप कैसे बनते हैं, क्या आपकी आइडेंटिटी है,
जैसे सपोज एक ग्रुप है जो कि बहुत हार्ड वर्किंग है, आप उस टीम में चाहे 5 लोग हो सकता है कोई एक ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, एक कम हो, बट पांचों की पांचों को यही कहा जाएगा कि ये पांचों ही बहुत मेहनती लोग हैं, ठीक है। तो आपकी जो पहचान बनती है वो आपके ग्रुप से बनती है ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए फिर आता है यहाँ पे सोशल लॉफिंग। सोशल लॉफिंग का क्या मतलब है, या फिर रिंगलमैन इफेक्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है यहाँ पर कि जब हम एक ग्रुप में काम करते हैं तो हमारा जो एफर्ट होता है वो बहुत लेस होता है, ठीक है, लेस एफर्ट होता है हमारा। जब हम एक ग्रुप में काम करते हैं तो हम बहुत लेस एफर्ट लगाते हैं, बहुत कम, ठीक है। और जब हम अकेले काम करते हैं तो हमारा जो एफर्ट होता है वो हम ज्यादा लगाते हैं हमेशा। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में। अब आता है मॉड्यूल बी, बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड जो होता है ये नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को डिफाइन करता है बेस्ड ऑन दी 4 पैरामीटर, फाइनेंशियल, कस्टमर, लर्निंग एंड ग्रोथ एंड इंटरनल प्रोसेस। चौथा इंटरनल प्रोसेस, ठीक है। ये 4 पैरामीटर होते हैं जिसके बेसिस पे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस बता सकते हो कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग थ्रू देयर बैलेंस शीट, कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं, ट्रेनिंग प्रॉपर मिल रही है या नहीं, इंटरनल प्रोसेस कैसी है, ठीक है। बैलेंस स्कोर कार्ड दिया रॉबर्ट कैप्लन ने एंड नॉर्टन ने, क्वेश्चन आ चुका है। फैक्टर एनालिसिस का क्या मतलब होता है? दिस इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू ग्रुप वेरिएबल बाय द क्लोजनेस ऑफ देयर रिलेशनशिप। इसमें हम जो वेरिएबल होता है उनके बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें 3 चीजें हैं, एक्सप्लोरेटरी वेरिएबल, कंफर्मेटरी और इक्वेशन मॉडलिंग। एक्सप्लोर में हम एक्सप्लोर करते हैं, वेरिएबल हमें नहीं पता होता। कंफर्मेटरी में हमारे पास कंफर्म वेरिएबल पहले से होते हैं एंड एक लीनियर इक्वेशन हम वहां पर बनाने की कोशिश करते हैं। सक्सेशन प्लानिंग होता है जहां पर हम हायर पोजीशन के लिए पहले से ही इंडिविजुअल्स को फाइंड आउट करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं, मतलब अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं, ठीक है। फिर आता है जॉब फैमिली। जॉब फैमिली का क्या मतलब है? वो जॉब्स जिनकी एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक है, उनको एक जॉब फैमिली कहा जाता है। शैनन और वीवर का कम्युनिकेशन मॉडल जो है इसमें 5 कंपोनेंट है, सेंडर, एनकोडर, चैनल, डिकोडर एंड रिसीवर। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है बेसिकली 2 लोगों के बीच में होने वाला कम्युनिकेशन। वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल होता है जो हम थ्रू दी स्पोकन वर्ड अपनी बातों को कम्युनिकेट करते हैं, और नॉन वर्बल में हम साइन के थ्रू, मैसेज के थ्रू, ठीक है, गेस्चर के थ्रू, फेशियल मूवमेंट के थ्रू अपनी बातों को रखते हैं। नेक्स्ट है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है वो होता है बॉटम टू टॉप, ठीक है। डाउनवर्ड होता है वो होता है टॉप टू बॉटम, राइट। अपवर्ड में हम नीचे से ऊपर जाते हैं जैसे कि सजेशन, कंप्लेंट। टॉप टू बॉटम होता है, ठीक है, डाउनवर्ड वाला। इसमें हम टॉप टू बॉटम में जाते हैं, और इसमें आपके क्या आते हैं? इसमें आते हैं आपके सर्कुलर आता है, मेमो आता है, पॉलिसीज आती है। क्रॉस सेक्शनल होता है बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट। एचआरपी का मतलब होता है जिसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की करंट नीड क्या है और फ्यूचर नीड क्या है। तो यहाँ पे कई बार मैनेजर जजमेंट टेक्निक जिसमें टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप आता है। डेल्फी टेक्निक का भी यूज करते हैं जिसमें हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, क्वेश्चनर देते हैं, आइडियाज को जॉट डाउन करते हैं और फिर हम उसको शॉर्टलिस्टेड करते हैं। वर्क स्टडी में ये देखा जाता है कि अभी अगर सपोज 100 पीसेस बनाने के लिए 50 लोगों की जरूरत है, तो अगर हम 200 पीसेस बनाते हैं दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन कि हमें कितने वर्कर रिक्वायर्ड है। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग होता है जहां पर ये होता है बेसिकली जो आपको ये बताता है इमेज ऑफ द कंपनी, अपनी कंपनी की इमेज को ऐसे प्रोजेक्ट करना कि आप अच्छे टैलेंट को रिटेन कर पाओ, अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। लीव इट एक्सपेरिमेंट। कम्युनिकेशन पैटर्न आते हैं इसमें, सर्कल है, चेन है, व्हील है, वाई नेटवर्क है। देखिए दीज ऑल आर दी चेन पैटर्न ऐसे होता है। डी ये आपका व्हील पैटर्न है, ठीक है, बीच में ये लीडर है, आसपास ये वाई पैटर्न है, एंड दिस द सर्कल पैटर्न, ठीक है। सो दीज आर दी 4 पैटर्न। तो लीव इट आपको बताता है कि कम्युनिकेशन के पैटर्न के बारे में, ठीक है। फिर आता है एट्रिशन या टर्नओवर। इसमें आपका डिक्रीज इन दी नंबर, जब एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसको बोलते हैं एट्रिशन रेट। परफॉर्मेंस अप्रेजल की बहुत सारी मेथड है, पेन पोर्ट्रे है, चेकलिस्ट है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, एमबीओ है, बार से असेसमेंट सेंटर है। पुरानी मेथड आपको पता ही है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, चेकलिस्ट, पेन पोर्ट्रेट। नई मेथड में आते हैं एमबीओ, बार्स, 360 डिग्री और असेसमेंट सेंटर। 360 डिग्री में हर कोई आपका अप्रेजल करता है, कस्टमर, सप्लायर। असेसमेंट में जो सेंटर मेथड होती है, यहाँ पर नॉर्मली एक वर्क प्लेस से कहीं और ले जाया जाता है और वहां पर आपका असेसमेंट किया जाता है। एक ऑब्जर्वर होता है जो आपको डिफरेंट एक्सरसाइज देता है। एमबीओ में आप गोल सेटिंग करते हैं अपने मैनेजर के साथ, अगर सपोज आप उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते तो वहां पर आपको, ठीक है, आपको फीडबैक दिया जाता है और आपके नए गोल सेट किए जाते हैं। पेन पोर्ट्रे है, ऐसी चेकलिस्ट है, यस और नो बताता है ये। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में हमें एक बेल कर्व टाइप का बन जाता है। डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर, रिट्राइव और रन करने के काम आता है। डेटा माइनिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग थ्रू द लार्ज डेटा सेट टू आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड रिलेशनशिप दैट कैन हेल्प सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम थ्रू द डेटा एनालिसिस, ठीक है। फिर आते हैं मॉड्यूल सी के ऊपर, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। दिस इज अ मार्केटिंग टर्म, ठीक है। ये बेसिकली वो होता है जब हम किसी ब्रांड से, किसी प्रोडक्ट से इंटरेक्ट करते हैं बार बार, तो कई बार हमारी इमेज जो होती है उसके बारे में बदल जाती है। ये वर्ड वैसे तो पॉजिटिव के लिए ज्यादा यूज होता है, मोमेंट ऑफ ट्रूथ, सच का सामना,
बट मतलब इमेज कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव में भी बदल सकती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव भी, ठीक है। कि सपोज कोई भी अगर प्रोडक्ट है, सर्विस है, जब हम उसको बार बार यूज करते हैं तो कई बार हमारी जो इमेज है दिमाग में वो बदल जाती है। दीज आर दी 4 आउटकम प्रोजेक्ट के। अर्ली टर्मिनेशन होता है जब प्रोजेक्ट आपका बिल्कुल अर्ली स्टेज पर ही डिसकंटिन्यूड हो जाता है, ठीक है। ऑफ द ग्राउंड, ऊपर भी नहीं जा पाता, अर्ली टर्मिनेशन। मेल्ट डाउन होता है जब एक्चुअली कंटिन्यू होता है, स्टार्ट होता है, अनाउंस होता है, डिसकंटिन्यूड हो जाता है बिकॉज ऑफ मे बी रिसोर्सेज नहीं होते, एक्टिविटी नहीं होती। इंस्टॉलेशन क्या होता है, प्रोजेक्ट शुरू होता है, कंप्लीट भी हो जाता है, बट जो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो आप अचीव नहीं कर पाते। और रियलाइजेशन होता है दैट व्हेन द की पर्पस फॉर एन इनिशिएटिव, फॉर एग्जांपल कंफर्म कॉस्ट सेविंग, ठीक है, इज एक्चुअली अचीव्ड ओनली व्हेन इंस्टॉलेशन हैज टेकन प्लेस आर द नेसेसरी एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ज्यादातर जो प्रोजेक्ट होता है वहां पर हम अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो होता है उसको अचीव कर लेते हैं। पिग्मेलियन इफेक्ट देखिए क्या होता है। पिग्मेलियन इफेक्ट होता है बेसिकली, इसमें ये कहा जाता है जब आपके मैनेजर की आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन होती है, जितनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन वो रखता है उतना ही ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, ठीक है, ऐसा इसमें कहा जाता है। लुइन का फोर्स फील्ड एनालिसिस, इन्होंने 2 फोर्सेस बताए हैं, ड्राइविंग एंड रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस। ड्राइविंग वो होते हैं जो आपको पुश करते हैं आपके काम के लिए, और रेस्ट्रेनिंग वो होते हैं जो आपको पीछे लेते हैं काम के लिए, ठीक है। डोमेन ऑफ लर्निंग में कॉग्निटिव है, साइकोमोटर है, अफेक्टिव है। कॉग्निटिव मतलब जब आप कोई काम करना सीख रहे होते हैं, साइकोमोटर जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, और अफेक्टिव मतलब जो काम आपको करना अच्छा लगता है, ठीक है। एडल्ट लर्निंग होता है एंड्रोगॉजी, ठीक है, एडल्ट को पढ़ाने की मेथड, जिसमें कि नॉर्मली एडल्ट को ये माना जाता है कि ये सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, उन्हें पता होता है क्या काम उन्हें करना है। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है दैट इज बेसिकली द आइडिया वी हैव अबाउट, दैट मींस अपने आप को हम कैसा मानते हैं, हु वी आर, ठीक है। रेमिनेंस और रिमेम्बरेंस में क्या फर्क है। रेमिनेंस होता है कॉलिंग ऑफ दी प्लीजेंट इंसिडेंट, ठीक है, एक्सपीरियंस, अच्छी चीजों को याद करना, और रिमेम्बरेंस होता है एक्ट ऑफ दी रिमेम्बर, याद करना की, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। और रिकॉलिंग का मतलब होता है ब्रिंग बैक टू दी माइंड, अपने दिमाग में वापस लाना। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है जो कि नॉर्मली बहुत आपको अंदर से किसी काम को करने की जब इच्छा आती है, यू लव टू एंजॉय, आई मीन यू एंजॉय टू वर्क, टू डू दैट वर्क, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक होता है जो आपको टेंजिबल दिखाई देता है, प्रेस, मनी, इंसेंटिव, राइट। तो यहाँ पर आपको ये सारी थ्योरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी। मैस्लो में 5 नीड आती है, एल्डोफर में 3 नीड आती है। मैस्लो ये मानते हैं कि हर एक पर्सन का नीड का ऑर्डर यही होता है, एल्डोफर मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। हर्सबर्ग ने 2 फैक्टर दिए हैं, हाइजीन फैक्टर और एमएफ। हाइजीन वो होते हैं जो आपको मोटिवेट नहीं करते बट अगर ना मिले तो डिससेटिस्फाइड करते हैं। मोटिवेशन होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं बट अगर आपको, ठीक है, ना मिले तो डिससेटिस्फैक्शन नहीं होता। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी 3 चीजों पर बेस्ड होती है, ऑटोनॉमी, फीडबैक एंड रिलेटेडनेस, ठीक है। ऑटोनॉमी, फीडबैक, रिलेटेडनेस एंड कॉम्पिटेंस, 3 चीजों पे। ऑटोनॉमी मतलब जब आपको किसी काम को करने की फ्रीडम दी जाती है तो आप ज्यादा मोटिवेट फील करते हो। रिलेटेडनेस का मतलब है जब आपको वहां पर एक ट्यूनिंग मिलती है, एक रिलेटेडनेस मिलती है तो आप ज्यादा मोटिवेट फील करते हो। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है जब आप, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है जब आप नई नई चीजें सीखते हो तो आप ज्यादा मोटिवेट फील करते हो। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में क्या होता है, थ्योरी एक्स वो लोग होते हैं जो नॉर्मली अपने काम को नहीं करते, उनको पुश करना पड़ता है काम के लिए। थ्योरी वाई वो लोग होते हैं जो नॉर्मली अपने काम को करना जानते हैं, खुद मोटिवेटेड होते हैं। ब्रूम की जो थ्योरी है ये इस पे बेस्ड है कि अगर आपको ये पता होता है कि व्हाट रिवॉर्ड यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है, तो आप उतना ही परफॉर्मेंस लगाते हो, उतनी आप एफर्ट भी लगाते हो, ठीक है। अनकॉन्शियस मोटिवेशन हिडन डिजायर है। जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब रोटेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन। एनरिचमेंट होता है दैट इज वर्टिकल लोडिंग ऑफ जॉब, एनलार्जमेंट होता है हॉरिजॉन्टल लोडिंग, रोटेशन होता है कि जंपिंग करना एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन की तरफ, ठीक है। एंड दीज आर द ट्रेनिंग मेथड, ऑन द जॉब है और ये ऑफ द जॉब है। केस स्टडी है, सेंसिटिव ट्रेनिंग है जिसको हम टी ग्रुप या लेबोरेटरी कहते हैं। ट्रांजैक्शन एनालिसिस है जो एरिक बर्न ने दिया है। लाइफ पोजीशन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लाइफ पोजीशन, आई एम ओके, यू आर ओके वाला। ट्रांजैक्शन एनालिसिस आपने पढ़ा है ऑलरेडी। मेंटोरिंग है, अंडर स्टडी है, ये सब ऑन द जॉब मेथड। अंडर स्टडी में हम क्या करते हैं, अंडर स्टडी में हम नॉर्मली सीनियर पोजीशन के लिए मेथड यूज होती है जिसमें एक सीनियर जब रिटायर होने वाला होता है तो उसके जो इमीडिएट जूनियर होते हैं बिल्कुल एकदम, वो उनके साथ साथ हमेशा रहते हैं और काम सीखते हैं। हीडोनिज्म, हीडोनिज्म का मतलब होता है कि हम हमेशा लाइफ में उन चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं जो हमें प्लेजर देती है, खुशी देती है। ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है प्लेजर। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, इट इज द पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू अ चेंज इन दी population's एज इन कंट्री एज द शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इज मोर देन दी नॉन वर्किंग एज। डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है कि हमारी इकोनॉमी की जो चेंज होती है वो पॉपुलेशन की वजह से होती है। अगर देखिए वर्किंग लोग ज्यादा है तो डेफिनेटली इकोनॉमी ज्यादा अच्छे से काम करेगी और ये इंडिया की खासियत भी है। इंडिया में वर्किंग लोग ज्यादा है नॉन वर्किंग से, यंग लोग ज्यादा है, ठीक है। ROI ट्रेनिंग का दिस इज द फॉर्मूला, बेनिफिट निकालते हैं, कॉस्ट होती है डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100, दिस इज द फॉर्मूला टू आइडेंटिफाई दी ROI इन ट्रेनिंग। ये कुछ गवर्नमेंट स्कीम है ट्रेनिंग की, ठीक है। पहली स्कीम है यहाँ पे फर्स्ट एवर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल। लास्ट ईयर काफी क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। 19 दिसंबर 2016 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको फाउंडेशन करा था। और सबसे पहले ये IAS कानपुर में लॉन्च हुई थी, ठीक है। और सेकंड है कौशल प्रदर्शनी यूथ यूपी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इसकी शुरुआत करी थी। ओवरसीज द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत थ्रू दिस प्रोग्राम द नेशन यूथ आर ट्रेन्ड इन ऑर्डर टू फाइंड जॉब, ठीक है। ये प्रोग्राम प्रोवाइड करता है 150 to 300 आवर्स ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। थर्ड यहाँ पे इंडिया स्किल कॉम्पिटिशन जोन ऑन एनिवर्सरी ऑफ स्किल इंडिया, जो हमारे प्रेसिडेंट है इंडिया के, उन्होंने इस स्कीम को इनॉग्रेट किया था बाय द MSD और NSDC के थ्रू, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY ये 2015 में लॉन्च हुई है और इसको हम प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ स्किल्स के लिए इसकी शुरुआत हुई है। कौशल विकास केंद्र MSD इज वर्किंग टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ PMKV के अंडर स्किल इंडिया मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टारगेट है मिनिमम 1 लाख कैंडिडेट को ट्रेन किया जाए, ठीक है। NAPS का फुल फॉर्म है नेशनल अप्रेंटाइज प्रमोशन स्कीम, राइट। तो इसका मतलब है NAPS इज अ न्यू स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट अप्रेंटाइजशिप ट्रेनिंग एंड इंक्रीज एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटाइज। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग MSD, यहाँ पर क्या होता है एकेडमिक इक्विवेलेंस ऑफ दी, इसकी ITI के बराबर एकेडमिक इंपोर्टेंस है और ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। उन्होंने एक MOU साइन किया है कि जो ये क्वालिफिकेशन देंगे दैट इज इक्विवेलेंट टू ITI, ठीक है। ज़ोहारी विंडो जोसेफ लुंगटम और हैरिंगटन इंगम ने दी है। 4 एरियाज आते हैं इसमें। ये वो इन्फॉर्मेशन है एरिना की जो आपको भी पता है और दूसरों को भी पता है। ब्लाइंड वो इन्फॉर्मेशन है जो कि दूसरों को पता है पर आपको नहीं पता। हिडन वो इन्फॉर्मेशन है जो कि दूसरों को नहीं पता बट आपको पता है, ठीक है, आप छुपा के रखना चाहते हो, और ये वो इन्फॉर्मेशन है जो किसी को भी नहीं पता। देन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। एनकल्चरेशन होता है जो चीजें हम बाय बर्थ सीखते हैं, ठीक है, अपने पापा मम्मी वगैरह से। अकल्चरेशन होता है जो कि हम कहीं और कल्चर में जाते हैं तो हम अपनी आदतों को मॉडिफाई करते हैं, दैट इज अकल्चरेशन। इनफॉर्मल लर्निंग होती है, ऑगमेंटेटिव लर्निंग, एसोसिएटिव लर्निंग होती है जिसमें हम इवेंट को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम कुछ सीख रहे होते हैं उसको हम पुरानी चीजों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। एंड दिस इज अ पिग्मेलियन इफेक्ट। पिग्मेलियन इफेक्ट क्या होता है, देखिए पिग्मेलियन इफेक्ट वैसे मैंने ऑलरेडी बताया था आपको अभी। पिग्मेलियन इफेक्ट होता है कि हम ज्यादातर तब ज्यादा मोटिवेट फील करते हैं जब हमारे मैनेजर को हमसे ज्यादा उम्मीदें होती है, तो हमारे एक्शन जो होते हैं वो अपने आप इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। देन मॉड्यूल डी आता है। यहाँ पर ये सारे एक्ट हैं जो हमें पढ़ने आ रहे हैं कि सारे नहीं पढ़ने, फैक्ट्री एक्ट नहीं पढ़ना, माइन एक्ट नहीं पढ़ना, ठीक है, और ये पढ़ना है ट्रेड यूनियन स्टैंडिंग शॉप पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर पढ़ना है, बोनस पढ़ना है, मिनिमम वेज पढ़ना है, पेमेंट पढ़ना है, इक्वल रिम्यूनरेशन, ठीक है, PF पढ़ना है, ग्रेचुटी पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, कंपनसेशन पढ़ना है, ठीक है। सो दीज आर दी, ये 4 कैटेगरी के एक्ट हैं। सोशल सिक्योरिटी में आते हैं, ये वेजेस में आते हैं, ये वर्किंग कंडीशन में और ये इंडस्ट्रियल रिलेशन में। चलिए समरी देखते हैं लेबर लॉज की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैं आपको बताऊंगी। ये एक्ट वहां पर एप्लीकेबल है जहां पर 20 या उससे ज्यादा लोग होते हैं। महाराष्ट्र के लिए ये रूल है 50 का। सेक्शन 8 आपको बताता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के बारे में, ठीक है, कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है उसको प्रोहिबिट किया जा सकता है अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हो या फिर उसका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो गया हो। कैंटीन बनाना जरूरी है अगर 100 या से ज्यादा एम्प्लॉय है, ठीक है। रेस्ट रूम होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, वॉशिंग और फर्स्ट एड। पेमेंट अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। सपोज ये सारी फैसिलिटी जो है अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो नहीं देता तो यहाँ पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि ये वो सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर, ठीक है। कभी भी उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है अगर लगता है कि नहीं कुछ भी गड़बड़ी है तो। बॉम्बे शॉप एंड स्टेबलिशमेंट एक्ट 1948, नो एम्प्लॉय शुड वर्क मोर देन 9 आवर्स। 48 घंटे से ज्यादा या 9 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। ओवर टाइम 24 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वीकली हॉलीडे 21 दिन की पेड लीव आपको मिलती है जब आप 240 दिन काम करते हैं, और ये 21 दिन की लीव 42 डेज में अकोमोडेट की जा सकती है। नो एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर मोर देन 5 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। 5 घंटे के बाद 1 घंटे का रेस्ट जरूरी है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। फिर आता है ट्रेड यूनियन एक्ट। ट्रेड यूनियन एक्ट के हिसाब से जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं उस टाइम पर कम से कम 7 लोग इंगेज होने चाहिए, ठीक है, और उस ट्रेड यूनियन में, ठीक है, कम से कम टोटल वर्कमैन के 100 या फिर 10% एम्प्लॉय उसके मेंबर होने चाहिए, राइट, विच एवर इज। जनरल फंड वर्सेस पॉलिटिकल फंड। जनरल फंड होता है जो हमारे नॉर्मल सब्सक्रिप्शन जो डिडक्ट होता है चेक ऑफ फैसिलिटी के थ्रू, वो इसमें जाता है, और पॉलिटिकल फंड अलग से क्रिएट किया जाता है। फिर आता है ID एक्ट। वर्क कमेटी बनाई जाती है अगर 100 या से ज्यादा लोग होते हैं। GMC बनाई जाती है अगर 500 होते हैं। ड्राफ्टिंग स्टैंडिंग ऑर्डर जरूरी है अगर 300 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय है। GRC बनाई जाती है अगर 20 या उससे ज्यादा है। किसी भी तरीके का अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो रहा है तो 21 दिन का नोटिस पीरियड देना जरूरी है। स्ट्राइक और लॉकआउट प्रोहिबिटेड है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 3 एक्ट से मिलकर बना है, ठीक है, ID एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट और स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। तो 3 एक्ट को मिला के ये बना है। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। नेगोशिएटिंग बार्गेनिंग यूनियन में मेजॉरिटी मेंबर अगर कहीं भी किसी भी एक यूनियन में 51% से ज्यादा है तो उसको हम नेगोशिएटिंग यूनियन कहते हैं। अगर सपोज किसी के पास भी नहीं है तो हर एक 20% के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव। नीड फॉर यूनियन या कॉन्फेडरेशन टू रिकॉग्नाइज एज अ सेंट्रल और स्टेट। तो कई बार सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एक यूनियन को रिकॉग्नाइज करती है एज अ सेंट्रल या स्टेट यूनियन। स्ट्राइक एंड लॉकआउट के लिए 14 दिन का नोटिस जरूरी है और ये नोटिस आपका वैलिड होता है 60 दिन तक, मतलब आप 60 दिन के अंदर कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं।
तो यहाँ पे स्ट्राइक और लॉकआउट को प्रोहिबिट किया जाता है। 7 days आफ्टर द आर्बिट्रेशन आप नहीं कर सकते, 60 days बिफोर एंड आफ्टर द ट्रायल इन कोर्ट, ठीक है। एंड देन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, तो यहाँ पर एम्प्लॉय जो है हुज वेजेस आर लेस देन 24,000 वो इस एक्ट में आते हैं, एलिजिबल है, ठीक है। वेजेस की डेफिनेशन है जितने भी रिम्यूनरेशन है, बट इसमें क्या नहीं आता, बोनस नहीं आता, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ पेंशन नहीं आता, ग्रेचुटी नहीं आती, ठीक है। पेमेंट, ये क्वेश्चन कई बार आता है, अगर लेस देन 1000 एम्प्लॉय है तो हर महीने की 7 तारीख को पेमेंट हो जाना चाहिए। 1000 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो हर महीने की 10 तारीख को पेमेंट हो जाना चाहिए। ये एक्ट ये भी बताता है कि क्या ऑथराइज डिडक्शन है और क्या अनऑथराइज डिडक्शन है। तो जो फाइन है, डिडक्शन ऑफ एब्सेंस है, डिडक्शन ऑफ डैमेज है, लॉस है, एचआर है, रिकवरी ऑफ, ठीक है, एंड देन रिकवरी ऑफ एडवांस है, ओवर पेमेंट है, रिकवरी ऑफ लोन है, आईटी डिडक्शन है, एलआईसी प्रीमियम है, ये सब ऑथराइज है। अगर कोई भी 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय विदाउट नोटिस छुट्टी पे रहते हैं तो 8 दिन की डिडक्शन की जा सकती है। मिनिमम वेजेस एक्ट आपको बताता है कि कम से कम इतनी सैलरी जो है वो एम्प्लॉयज को आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। बट इसमें ये सारी चीजें नहीं आती, सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर ये सब नहीं आता वेज की डेफिनेशन। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वहां एप्लीकेबल है जहाँ 20 या उससे ज्यादा लोग हैं। एलिजिबिलिटी की लिमिट जो है 21,000 है, पर वेज सीलिंग 7,000 है। मतलब अगर मेरी सैलरी 6,000 है तो मैं एलिजिबल तो हूँ, पर मुझे जो बोनस मिलेगा वो मुझे 6,000 पे मिलेगा। अगर सपोज मेरी सैलरी 10,000 है तो मैं एलिजिबल तो हूँ, पर मुझे जो वेज मिलेगा वो 7,000 के हिसाब से मिलेगा, सीलिंग 7, और कम से कम आपने 30 दिन काम किया हो। सेट ऑन और सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? सेट ऑन एक हैप्पी सिचुएशन है जहां पर अगर हम, ठीक है, मैक्सिमम बोनस भी देते हैं तब भी हमारे पास इतना पैसा होता है कि हम उसको नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर पाए। सेट ऑफ जो है वो थोड़ी दुखी वाली सिचुएशन है कि हमारे पास अगर हम मिनिमम बोनस भी देते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं बचता नेक्स्ट ईयर पे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। मिनिमम बोनस 8.33 होता है या फिर 100 रुपीज, विच एवर इज हायर। मैक्सिमम होता है 20%, ठीक है। अवेलेबल सरप्लस और एलोकेबल सरप्लस। एलोकेबल देखो पहले क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से सब डिडक्ट करने के बाद, इनकम टैक्स जो भी खर्चे वगैरह हैं उसको डिडक्ट करने के बाद अवेलेबल सरप्लस हमारे पास निकल के आता है। अब उस अवेलेबल सरप्लस का 67% जब हम लेते हैं अदर देन दी बैंकिंग कंपनी, दैट इज एलोकेबल, और बैंकिंग कंपनी के केस में हमें 60% लेना है। बोनस आपका 8 महीने, बोनस आपका एलोकेबल सरप्लस में से पेड होता है। बोनस शुड बी पेड विद इन 8 months फ्रॉम दी क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, तो कम से कम आपका 8 महीने के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए। इक्वल रिम्यूनरेशन का मतलब होता है यहाँ पर मैन एंड वुमेन को बराबर सैलरी, बराबर प्रमोशन, बराबर कंडीशन ऑफ सर्विस। अगर वो बराबर काम करें तो सब कुछ बराबर होना चाहिए। 1976 में आया था ये। एम्प्लॉय कंपनसेशन में डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन है। पहले नॉर्मली होता था कि आने जाने का जो हमारा रास्ता होता था, अगर वहां पर कुछ हमें हो जाता है तो कंपनसेशन नहीं मिलता था, बट अभी वो इंक्लूड होता है, ठीक है। आपका ऑफिस जाने का टाइम, आने का टाइम। ऑक्यूपेशनल डिसीज जो है वो शेड्यूल 3 में मेंशन है इस एक्ट के। एम्प्लॉय इज नॉट लाइबल फॉर दी कंपनसेशन। अगर इंजरी 3 दिन से ज्यादा नहीं है तो फिर यहाँ पर एम्प्लॉयर को जरूरी नहीं है कि वो कंपनसेशन आपको दे। विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ सेफ्टी रूल, ड्रिंक, ड्रग, नॉट प्रेजेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड ये आपका आर्म फोर्सेस पे भी एप्लीकेबल नहीं है, नॉट अप्लाई, ठीक है। एलिजिबिलिटी देखिए क्या है, एम्प्लॉय पीएफ एक्ट 1952 एलिजिबिलिटी है यहाँ पर आपकी कि सैलरी होना चाहिए 15,000 या उससे ज्यादा, 20 या 20 लोग होना चाहिए। वेज की डेफिनेशन में सब चीजें आती हैं इसमें, रिटेनिंग वगैरह सब। पीएफ आप विड्रॉ कर सकते हैं बिफोर 55 ईयर, ठीक है। हाउस बिल्डिंग के लिए 100% है, नॉन रिफंडेबल, ठीक है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट हर साल आपको मिलता है। जिन्होंने बैंक ज्वाइन किया 2010 अप्रैल के बाद उनके लिए एनपीएस है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय होते हैं वहां एप्लीकेबल है। अभी फिलहाल जो लीव है वो आपको 26 वीक की मिलती है, ठीक है। और अगर बच्चे की एज, आपने किसी बच्चे को लीगली अडॉप्ट किया, उसकी 3 महीने की है, तो यहाँ पर 12 वीक की मैटरनिटी लीव आपको मिलती है। मिस कैरेज के केस में 6 हफ्ते की लीव मिलती है, और एडिशनल एक लीव और मिलती है 26 हफ्ते के अलावा अगर इलनेस अराइजेज है ड्यू टू डिलीवरी, प्री मैच्योर बर्थ वगैरह। वर्क फ्रॉम होम लेडीज मांग सकती हैं अगर कहीं भी मिल सकता है तो, प्रायर टू दी 6 वीक ऑफ डिलीवरी। मस्ट हैव वर्क एटलीस्ट 80 डेज, कम से कम 80 दिन काम किया हुआ होना चाहिए। हालांकि ज्यादातर बैंक या कोई भी पब्लिक सेक्टर लीव आपको तुरंत भी दे देता है, बट ये रूल है कि 80 डेज कम से कम आपने काम किया हो मैटरनिटी लीव लेने के पहले। 2 नर्सिंग ब्रेक मिलते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आता है, जब तक कि चाइल्ड 15 महीने का हो जाता है तब तक। 200-250 रुपए का यहाँ बोनस भी है। फिर आता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ठीक है। मैक्सिमम ग्रेचुटी 20 लाख है, ये अमेंडमेंट हुआ है 2016 में। सेक्शन 4 ये कहता है कि कंटिन्यूस 5 ईयर की सर्विस होना चाहिए तब आपको ग्रेचुटी मिलेगी, ठीक है। हालांकि डेथ और डिसेबलमेंट के केस में जरूरी नहीं है। सेक्शन 6 आपको बताता है नॉमिनेशन के बारे में, एंड कैन बी फोरफीटेड इफ द एम्प्लॉय इज टर्मिनेटेड, की जा सकती है। रीजन पूछा जाता है शो कॉज में, बट की जा सकती है, ठीक है। नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है ग्रेचुटी का वो होता है बेसिक प्लस डीए को हम डिवाइड करते हैं 26 से, इंटू 15 दिन पे ये मिलती है, और नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। ये रूल होता है वैसे। चलिए फिर आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी एक्ट 1959। इसमें नॉर्मली इंटरव्यू के पहले 15 दिन पहले आपको रोजगार कार्यालय को बताना होता है कि वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशली बैंक के लिए ये रूल है, 1978 में ये रूल आया था कि बैंक को जो भी सबऑर्डिनेट कैडर की वैकेंसीज होती हैं वो बतानी पड़ती है।
ठीक है। नॉट एप्लीकेबल टू प्रमोशन वैकेंसी, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। पॉश एक्ट जो है ये आपका 9 दिसंबर 2013 को इंप्लीमेंट हुआ था। अमेंडमेंट हुआ इसमें 2016 में। आईसीसी को आईसी कहते हैं, एलसीसी को एलसी। सेक्शन 354 ऐड किया गया क्योंकि नाउ इट इज एन ऑफेंस। पेनल्टी एम्प्लॉयर पे है, 50,000 की लगती है। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है, वो अगर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं रख पाते मैटर में, तो पेनल्टी 5,000 की, ठीक है। इंटरनल कंप्लेंट कमिटी विद 10 और मोर एम्प्लॉय, सेक्शन 2 कहता है यहाँ पर वर्क प्लेस की डेफिनेशन लगभग सभी आते हैं इसमें, ठीक है। और इंटरनल कमिटी में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, मेंबर ऑफ एम्प्लॉय होते हैं कम से कम 2, और एक एक्सटर्नल होता है फ्रॉम एनजीओ। टर्म कितना होता है आईसीसी का? 3 साल होता है। मिनिमम 3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए जब भी इंक्वायरी होती है तब। इंक्वायरी होने के बाद, इंक्वायरी आपकी कंप्लीट होना चाहिए 90 डेज में, 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट देने के बाद विद इन 60 डेज के अंदर एम्प्लॉयर को इस पर एक्शन लेना जरूरी है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर WPIM। WPIM का मतलब होता है वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। जब भी हम वर्कर को इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। इन्फॉर्मेशन में क्या होता है? इन्फॉर्मेटिव में आप यहाँ पर केवल वर्कर को या यूनियन को केवल आप इन्फॉर्म करते हो कि यस, मैनेजमेंट केवल इन्फॉर्म करता है कि हमने डिसीजन ले लिया है और डिसीजन बताया जाता है। कंसल्टेटिव में यहाँ पर एडवाइजरी बॉडी की तरह यूनियन काम करती है, सलाह ली जाती है, बट डिसीजन अगेन मैनेजमेंट ही लेता है। वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो उनकी रिकमेंडेशन को मानता है या नहीं मानता। एसोसिएटिव में क्या होता है? दिस पार्टिसिपेशन हैपन व्हेन कंपनी हैव मोरल ऑब्लिगेशन। तो जो भी केवल एडवाइजरी यहाँ पे काम नहीं है, जो भी आपको यहाँ पर डिसीजन मिलता है एसोसिएटिव में वो आपको मानना भी पड़ता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव में डिसीजन ऑलरेडी ले चुके होते हैं, केवल ऑल्टरनेटिव यहाँ पे दिए जाते हैं, 2 या 3, एक आपको मानना होता है। डिसीजन में दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बहुत जरूरी है किसी भी केस में। देखो इंक्वायरी जो होती है वो क्वाशी जुडिशियल होती है, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बहुत सारे प्रावधान है कि दोनों पार्टीज को अच्छे से सुन के फिर डिसीजन लेना, ठीक है। कोई भी अपना केस खुद नहीं लड़ सकता, ना जज कर सकता, राइट। बिना सुने आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। रिफॉर्मेटिव थ्योरी का ये पर्पस है क्रिमिनल को सुधारना। क्राइम गलत होता है, क्रिमिनल गलत नहीं होता। बार्गेनिंग के 2 टाइप है, इंटीग्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। इंटीग्रेटिव होता है विन विन, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। डिस्ट्रीब्यूट मतलब विन लॉस, अगर यूनियन की जीत हो रही है तो मैनेजमेंट की हार, अगर मैनेजमेंट की जीत है तो यूनियन की हार। हॉट स्टॉक थ्योरी डगलस मैकग्रॉगर ने दी है। इस थ्योरी में इन्होंने ये कहा है कि डिसिप्लिन जो होता है वो हर किसी के लिए एक बराबर होता है, कंसिस्टेंट होता है, सबके लिए एक समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसके लिए आपको मना किया गया है तो आपको नहीं करना, आप यू विल गेट बर्न, ठीक है। सबके लिए एक बराबर है। एंड दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट की ये 5 स्टाइल है। अवॉइडिंग है, कंपीटिंग है, कोलिबरेटिव है, अकोमोडेटिंग है और कॉम्प्रोमाइज है। अवॉइडिंग में ना तो आपके लिए रिलेशनशिप जरूरी है ना गोल, आप अवॉइड करना चाहते हैं चीजों को, ठीक है। कंपीटिंग में आपके लिए सक्सेस जरूरी है, आप कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं चाहे रिलेशनशिप को आप इतना ना दे महत्व, बट आप गोल को ज्यादा महत्व देते हैं। यहाँ पर आप शांति बना के रखना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि ठीक है सामने वाला जीत जाए बट एटलीस्ट रिलेशनशिप मेंटेन रहे, एंड दिस इज अ विन विन सिचुएशन। आप ऐसा सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो दोनों के लिए विन विन हो, एंड दिस इज अ कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइजिंग में हम क्या करते हैं? नॉर्मली कॉम्प्रोमाइजिंग में इट इज अ 50-50% सॉल्यूशन, दोनों की जीत भी नहीं है और हार भी नहीं है। नाउ मॉड्यूल ई में आता है शुक एंड वॉलार्ट का एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मॉडल होता है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब होता है जब एम्प्लॉय एक कनेक्शन फील करता है ऑर्गेनाइजेशन से। तो यहाँ पे 3 स्टेट है, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड बिहेवियरल, ठीक है। कॉग्निटिव मतलब उनका जो ब्रेन होता है वो भी अटैच होता है ऑर्गेनाइजेशन, इमोशनली भी अटैच होते हैं और बिहेवियरल भी अटैच होता है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर आपका बेबी बूमर। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था। बेबी बूमर किन लोगों के लिए यूज किया जाता है? जो 47 से लेकर 64 तक पैदा हुए हैं। जनरेशन एक्स वर्ड यूज किया जाता है जो 65 से 81 तक पैदा हुए हैं, और जनरेशन वाई होते हैं 82 से 2001। इसके बाद वाले लोग जनरेशन जी कहलाते हैं। रिवर्स मॉनिटरिंग, टाइप ऑफ मेंटोरिंग, रिवर्स मेंटोरिंग, जहां पर जूनियर एम्प्लॉय जो होते हैं वो अपने सीनियर को सिखाते हैं। इन टर्न द सीनियर एम्प्लॉय प्रोवाइड द गाइडेंस इन टर्म ऑफ डायरेक्शन, वर्क रोल एंड करियर पाथ, ठीक है। रिवर्स मेंटोरिंग। फिर आता है यहाँ पर यू वर्क एंड ओपन टू यू। दोनों पे बहुत क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 2 स्कीम की शुरुआत की है, यू वर्क एंड ओपन टू यू। दोनों ही मॉडल फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट को लेके है। यू वर्क परमानेंट एम्प्लॉय को लेके है। सपोज मेरा टाइमिंग है 9 to 5, मैं नहीं आ सकती 9 to 5, मैं 8 to 4 के लिए ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मुझे दी जाती है, ठीक है ना। यू वर्क होता है परमानेंट एम्प्लॉय के लिए, फ्लेक्सिबल वे टू गेटिंग दी वर्क, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके पास बनी रहती है, रिटायरमेंट, मेडिकल बेनिफिट। ओपन टू यू है फॉर गिग वर्कर। गिग वर्कर मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के लिए जो कंपनी के साथ एम्प्लॉयड नहीं है, तो यहाँ पर आपका काम भी बना रहता है, डिफरेंट असाइनमेंट प्रोजेक्ट आपको मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। फ्लेक्सिक्यूरिटी इस वर्ड का मतलब होता है फ्लेक्सिबल प्लस सिक्योरिटी, मतलब जॉब सिक्योरिटी भी बनी हुई है और टाइमिंग भी फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो, है ना। मेयर एक्सपोजर इफेक्ट का मतलब होता है जिन चीजों को हम ज्यादा रिपीट करते हैं, ज्यादा फैमिलियर होते हैं, वो चीजें हमें ज्यादा पसंद आती है, ठीक है। फैमिलियर स्ट्रेंजर इफेक्ट अकर्स व्हेन वी रिपीटेडली एनकाउंटर द पीपल, ठीक है, राइट। तो हम उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जिनसे हम ज्यादा मिलते जुलते हैं,
मेयर एक्सपोजर। नेक्स्ट यहाँ पे 3 पिलर और सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब अपने स्टेक होल्डर को लॉन्ग टर्म के लिए बना के रखना, टिका के रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आता है एनवायरमेंट पिलर। आपका ऑर्गेनाइजेशन पहले तो एनवायरमेंट के बारे में ध्यान देना, प्रॉफिट भी अर्न करना है, मतलब बहुत ज्यादा प्राइस भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, और सोसाइटी के बारे में भी सोचना। तो यहाँ पे आते हैं सस्टेनेबल एचआरएम के 4 फॉर्म। सोशली रिस्पॉन्सिबल ग्रीन एचआरएम। ग्रीन एचआरएम होता है जहां पर हम एनवायरमेंट का ध्यान रखते हैं, जैसे पेपरलेस रिक्रूटमेंट, ठीक है, इस तरीके की चीजें। सोशली रिस्पॉन्सिबल में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सोसाइटी का ध्यान रखते हैं, जैसे पैटर्निटी लीव, हम ये ध्यान रखते हैं कि एम्प्लॉय या सोसाइटी को क्या जरूरत है। ट्रिपल बॉटम होता है जहां पर हम फाइनेंशियल, सोशल एंड एनवायरमेंट तीनों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। 4 P's, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी, 3 P, राइट। फिर होता है कॉमन गुड एचआरएम। इसमें हम क्या करते हैं, कमिटेड टू दी मोर सोशल कोहेशन एंड एचआर प्रैक्टिस ऑफ पार्टिसिपेशन, म्यूचुअलिटी एंड कॉपरेशन। तो यहाँ पर हम क्या ध्यान देते हैं, यहाँ पर हम ये ध्यान देते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम वर्क बना रहे, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज करवाना, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्सरसाइज करवाना, दीज ऑल आर दी पार्ट ऑफ कॉमन गुड एचआरएम। ये 3 IAS हैं जो आपको याद रखने हैं। 14,000 जो है ये आपका एम्प्लॉय मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के बारे में है, 14,001 की परफॉर्मेंस KPI के बारे में है, 14,004 आपका एडिशनल गाइडलाइन के बारे में है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा याद कर लेना एटलीस्ट। फिर आता है HR एनालिटिक, राइट। वैसे इसमें 4 पार्ट होते हैं पर आपकी बुक में केवल 3 ही दिए हैं। सबसे पहले जैसे बिजनेस एनालिटिक हमने ABFM में पढ़ा था, तो लास्ट ईयर इस पे केस स्टडी आ चुकी है HR इलेक्टिव में। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। इसका मतलब क्या होता है, ये पता करना कि एक्चुअल में क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड, ठीक है। प्रेडिक्टिव में हम क्या करते हैं, ये पता करते हैं व्हाट विल हैपन। पहले हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, अगर हमने प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं किया तो फ्यूचर में क्या हो सकता है। और प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, इलाज, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे एंटरप्रेन्योर। HR एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है जो कि नए नए प्रोडक्ट वगैरह को सेट करता है, स्टार्ट करता है, ठीक है। 3 चीजों पे बेस्ड है, इनोवेटिव, रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड प्रोएक्टिवनेस। इनोवेटिवनेस का मतलब है यहाँ पे कि हम यहाँ पे ये सोचते हैं कि एक HR एंटरप्रेन्योर का काम होता है नई नई चीजों को इनिशिएट करना, ठीक है। एंड एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू डील विद द रिस्क, प्रोएक्टिवनेस रखना, ठीक है, पहले से ही चीजों को एंटीसिपेट करना। तो ये HR एंटरप्रेन्योर का काम है। 4 लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी है ये, ठीक है। पहली है जहां पर हमारे पास एक क्लियर फ्यूचर होता है। लेवल 2 है जहां पर हमारे पास क्लियर तो नहीं है बट हाँ एटलीस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर हमारे पास एक रेंज है और यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल सब कुछ धुंधला है, ठीक है, हमें कुछ भी नहीं पता, कंप्लीट एम्बिग्यूटी। फिर आता है बुका का फुल फॉर्म, वॉलेटाइल, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्स, एम्बिगुअस, याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। बानी का फुल फॉर्म, ठीक है, ब्रिटल, एंशियस, नॉन लीनियर एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ब्रिटल का मतलब है कि आप कितने ज्यादा इजीली ब्रेकेबल है, वल्नरेबल है। एंशियस का मतलब है लॉस ऑफ कंट्रोल, कितनी जल्दी चिंतित हो जाते हैं। नॉन लीनियर है, फिर इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, मतलब अनसर्टेनिटी है, कॉज ऑफ इफेक्ट आपको नहीं पता और हर चीज आपको धुंधली है, एम्बिग्यूटी है कंप्लीटली, ठीक है। फिर आता है क्राइसिस मैनेजमेंट के 3 मॉडल। ये फिंक का मॉडल, इसमें 4 स्टेजेस हैं। पहली है प्रोड्रोमल, प्रोड्रोमल जहां पर हमको अर्ली साइन रियलाइज होता है। फिर आती है एक्यूट, एक्यूट है जहां पर एक्चुअली क्राइसिस हो चुका होता है, ठीक है। फिर आती है यहाँ पर क्रॉनिक और लास्ट है रिजोल्यूशन। क्रॉनिक में हम क्या करते हैं, क्रॉनिक में हम ये देखते हैं आफ्टर रिकवरी कि एक्चुअली में क्राइसिस हो चुका है, बस हम रिकवरी करते हैं। और रिजोल्यूशन में हम क्या करते हैं, रिजोल्यूशन में हम चीजों को, ठीक है, ये फाइंड आउट करते हैं, मतलब कि आगे से वो ना हो, रिजोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे दीज आर दी 4 स्टेजेस। एक बुक है क्राइसिस मैनेजमेंट प्लानिंग फॉर इनएविटेबल, याद रखिएगा, नाम शायद आ सकता है। बर्नेट का मॉडल है, इसमें इन्होंने 4 थ्रेट के बारे में बताया है, टाइम प्रेशर, कंट्रोल प्रेशर एंड थ्रेट और रिस्पॉन्स। तो ये 4 प्रॉब्लम इन्होंने बताई है जो हमें हो सकती है, बट इन्होंने उसके लिए इन क्राइसिस के लिए सॉल्यूशन भी बताया है। पहला सॉल्यूशन है कि गोल को प्रिपेयर करिए, एनवायरमेंटल एनालिसिस करिए, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करिए, स्ट्रेटजी को इवेल्युएट करिए, इंप्लीमेंट करिए और स्ट्रेटजी को कंट्रोल करिए, ठीक है। पहले गोल बनाना है, एनवायरमेंटल जो हमने प्लानिंग में पढ़ा था, एनवायरमेंटल को एनालिसिस करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करनी है, इवेल्युएट करनी है। ये मॉडल थोड़ा सा बेटर है क्योंकि इसमें इन्होंने प्रॉब्लम भी बताई है और सॉल्यूशन भी बताया है, ठीक है। मित्रोव का मॉडल है सिग्नल डिटेक्शन। ये कुछ आपका प्रोड्रोमल स्टेज है, फिंक की प्रोड्रोमल, बट फिंक ने ये नहीं बताया कि जब अर्ली साइन हमें किसी भी क्राइसिस का मिलता है तो क्या हम उसको वहीं पर रोक सकते हैं। ये इन्होंने बताया मित्रोव ने कि यस, अर्ली साइन को अगर आप वहीं पर रोक दोगे तो आगे चीजें बढ़ेंगी ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप डैमेज को कंट्रोल करते हो, रिकवर करते हो और नो फॉल्ट लर्निंग कि आगे से वो ना हो, रिजोल्यूशन वाली स्टेज, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर आपका 3 थ्योरीज है बिजनेस एथिक्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली थ्योरी है यहाँ पर मिल्की थ्योरी, मिल्की यूटिलिटेरियन थ्योरी, जो कि बेस्ड है कॉन्सिक्वेंसेस पे। अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर वो काम करने से आपको खुशी मिलती है मतलब वो काम अच्छा है, और अगर आपको जो काम करने से दुख मिलता है तो मतलब वो काम बुरा है। ये फिर आती है यहाँ पर कांत की थ्योरी। कांत ने यहाँ पर डियोंटोलॉजिकल पे ज्यादा फोकस किया है, ड्यूटीज के ऊपर, कि अपना काम करो, फल की इच्छा मत रखो, ठीक है। अगर आपका काम भले ही सही है बुरा, जो भी आपका काम है वो आप करो, परिणाम कुछ भी हो डोंट बॉदर, ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर हो, अगर कोई मरीज आपका 5 दिन बाद मरने वाला है तो उसको बता दो कि भाई तुम मरने वाले हो, ठीक है, फोकस ऑन दी ड्यूटीज। तो काफी
ड्रॉबैक है इनकी चोरी में, खैर, क्योंकि इन्होंने यह नहीं बताया कि ऐसा जब कॉन्फ्लिक्ट होता है ड्यूटीज में तो हमें क्या करना चाहिए। जबकि अरस्तु ने क्या बताया है, अरस्तु ने यहाँ पर वर्चुअल एथिक्स बताया, फोकस ऑन दी कैरेक्टर, कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो वो हमेशा मोरल स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, वर्च्यू एथिक्स को फॉलो करेगा। तो अगर वो अच्छा व्यक्ति है तो वो अपने आप ही फॉलो करेगा, है ना। तो उन्होंने मैन ऑफ द कैरेक्टर के बारे में बताया, मतलब इनका जो फोकस है वो कैरेक्टर के ऊपर है, इनका ड्यूटी के ऊपर और इनका कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर ये मिल की चोरी है, प्लेजर एंड फ्रीडम फ्रॉम पेन, ठीक है। कांत की चोरी है क्योंकि इन्होंने इस पे ड्यूटी पे ज्यादा फोकस किया है, राइट। और ये आपका कैरोल पिरामिड है, कैरोल का CSR पिरामिड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर आया था। कैरोल ने 4 पैरामीटर बताए हैं। पहला इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल, एथिकल और फिलैंथ्रोपिक। जब भी आप कोई CSR एक्टिविटी करते हैं तो आपको चारों पे ध्यान देना है। इकोनॉमिक पे ऊपर मतलब प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ठीक है। लीगल मतलब लॉ को पालन करना है, एथिक्स का पालन करना है और लोगों की भलाई के लिए काम करना है। एंड दीज आर दी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंपनी एक्ट में सेक्शन 135 ये कहता है कि आपको 2% प्रॉफिट का CSR में देना पड़ेगा अगर आपका नेट वर्थ है 500 करोड़ या उससे ज्यादा, अगर आपका टर्नओवर है 1000 या उससे ज्यादा, और अगर आपका प्रॉफिट है 5 करोड़ या उससे ज्यादा, ठीक है। तो आपको 2% देना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 37 ये कहता है कि हमें हमेशा अगर हम कुछ भी ऐसा खर्चा कर रहे हैं जो कि फिलैंथ्रोपिक है, मतलब लोगों के बारे में, तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको यहाँ पर टैक्स में जो है बेनिफिट जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर पूरा मॉड्यूल खत्म हो गया है। एंड अगर आप इतनी समरी शीट भी कर लेते हैं ना, आई कैन गारंटी यू कि इजीली आपके 50 नंबर 50 के ऊपर ही आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि काफी कुछ मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा HR इलेक्टिव कवर किया है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू। यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि JIB CIB आपको कैटेगरी में जाना है और यहाँ पर है CIB नवंबर। CIB नवंबर में ये CIB का महापैक है एंड ये आप परचेज कर सकते हैं बाय नाउ पर जाके, और यहाँ पर आपको कोड लगाना है Y666 ये कोड आप लगा सकते हैं एंड द डिस्काउंट विल बी 7473। तो अभी 78% का डिस्काउंट चल रहा है। और अगर आपने CIB क्लियर कर लिया है और आप बाकी के कोर्सेज को यहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहते हैं, क्योंकि IBF सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हैं, MSME और CCP ये 2 ऐसे कोर्सेज हैं जो काफी लोग करते हैं। तो MSME यहाँ पर आप जा सकते हैं बाय नाउ पर और कूपन कोड आपको लगाना है Y6666 3 बार 6 अप्लाई करके एंड दैट इज 2989। ये कोड आप लगा के जैसे ही MSME या CCP पे लगाएंगे सो द डिस्काउंट विल बी 2989 का ये कोर्स आपको रहेगा, ठीक है। ऐप के थ्रू लेंगे तो और यहाँ पे डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर HR इलेक्टिव एग्जाम। थैंक यू।